अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑन ट्रीटीज अंडर द एम्बट ऑफ 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो बेसिकली जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने रिजर्वेशंस को डिफाइन किया था, उसी को हम दोबारा वही बात करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन आज के लेक्चर में हम उसकी जो कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, उसकी डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि वेदर रिजर्वेशंस के क्या लिटमस टेस्ट है, उसको चेक कैसे किया जाता है, और किसी भी जो पार्टी टू द स्टेट है अगर वो रिजर्वेशन किसी भी प्रोविजन के ऊपर देती है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि ट्रीटी क्या होती है। वही इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि स्टेट्स के दरमियान कंक्लूड किया जाता है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए और हमेशा इंटरनेशनल लॉ से गवर्न किया जाए। अगर ये चारों एलिमेंट्स पूरे नहीं हैं तो वो ट्रीटी जो है अंडर द एम्बिट ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969, उसको ट्रीटी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये उसकी डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करती। अच्छा, रिजर्वेशंस को अगर हम रिजर्वेशन को अगर डिफाइन करें तो आर्टिकल 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी 1969 वियना कन्वेंशन डिफाइन करता है रिजर्वेशन को इन अल्फाज में: अ यूनिलेटरल स्टेटमेंट मेड बाय अ स्टेट व्हेन साइनिंग, रेटिफाइंग, एक्सेप्टिंग और अप्रूविंग अ ट्रीटी। ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए किसी भी ट्रीटी को कंक्लूड करने के लिए जब कॉन्सेंट दी जाती है किसी भी स्टेट की तरफ। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ये यूनिलेटरल स्टेटमेंट है जो किसी भी स्टेट की तरफ से उस वक्त दी जाती है जब वो अपना कॉन्सेंट एक्सप्रेस कर रही होती है किसी भी ट्रीटी के लिए। अब उसके अंदर जो एसेंशियल्स हैं वो ये हैं कि purports to exclude or modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to the state। अब कोई भी प्रोविजन, जिस भी ट्रीटी की कोई प्रोविजन है, उसकी लीगल इफेक्ट है, उसकी लीगल इफेक्टिविटी है, उसको या टोटली ख़त्म करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए जो भी स्टेटमेंट होती है, यूनिलेटरल स्टेटमेंट, उसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। उसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो आईसीसीपीआर के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेथ पेनल्टी के ऊपर रिजर्वेशंस दी थी, वो आप इस रिजर्वेशन की इलस्ट्रेशन के अंदर बात कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल में वो आ सकती है। अच्छा, अब अगर हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखें कि जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का वो किस तरह डेवलप हुआ, तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो क्लासिकल पीरियड है, अगर हम क्लासिकल पीरियड की बात करें तो तब की जो बात होती, तब आपकी जो रिजर्वेशन है वो किसी भी स्टेट की तरफ से जब रिजर्वेशन जाती थी तो वो उसकी एक्सेप्टेंस यूनानिमस होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई भी मल्टीलेटरल टीटी है, उसके अंदर 10 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, एक स्टेट रिजर्वेशन देती है तो बाकी 9 स्टेट्स की तरफ से वो रिजर्वेशन यूनानिमसली एक्सेप्ट की जाती चाहिए थी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, उनमें से कोई एक भी अगर जो स्टेट है उस रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो क्लासिकल पीरियड में क्या होता था, जो रिजर्वेशन दे रही थी स्टेट जिसकी तरफ से रिजर्वेशन आती है, वो पार्टी टू द ट्रीटी कंसीडर नहीं की जाती थी। जब पैन अमेरिकन पीरियड में अगर हम देखें तो इसका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था। उसमें ये था कि जो उस रिजर्वेशन को स्टेट्स जो उस रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करती थी, उनके लिए जो स्टेट रिजर्वेशन लेकर आ रही थी वो पार्टी टू द स्टेट कंसीडर की जाती थी, पार्टी टू द ट्रीटी। लेकिन जो उसकी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनके लिए वो पार्टी टू द ट्रीटी कंसीडर नहीं की जाती थी। फॉर इंस्टेंस, अब 10 जो स्टेट्स हैं वो मल्टीलेटरल ट्रीटी कर रही हैं। एक स्टेट ए है, वो रिजर्वेशन देती है किसी एक प्रोविजन के ऊपर। अब स्टेट बी सी डी जो हैं ये उसकी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करती हैं, बाकी जो आपकी 6 स्टेट्स हैं उसकी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो पैन अमेरिकन पीरियड में ये होता था कि जो स्टेट ए, बी, सी और डी के लिए स्टेट ए पार्टी टू द ट्रीटी कंसीडर की जाती थी, लेकिन बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो वो स्टेट ए है वो पार्टी टू द ट्रीटी कंसीडर नहीं की जाती थी। अब मॉडर्न पीरियड में अब हमारे पास जीनोसाइड केस आता है। जीनोसाइड केस को हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें वो ये कहता है कि कंपैटिबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए किसी भी रिजर्वेशन को मानने के लिए। अगर हम रिजर्वेशन के स्कूल ऑफ थॉट्स पे बात करें,
अब कंपैटिबिलिटी का एलिमेंट तो बात आ गई कि कोई भी रिजर्वेशन जो है उसको विदहोल्ड करने के लिए कंपैटिबल होना चाहिए। अब परमिसिबिलिटी स्कूल है हमारा, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि कोई भी रिजर्वेशन उस वक्त कंपैटिबल होगी जब वो इन दो टेस्ट के ऊपर फॉल करेगी। नंबर वन, ये कि जो उस रिजर्वेशन को किसी भी जो ट्रीटी हो रही है उसका ऑब्जेक्ट और पर्पस डिफीट नहीं करना चाहिए, दैट द रिजर्वेशन शुड नॉट डिफीट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द ट्रीटी। फर्दर इस चीज पे भी डिपेंड करती है कंपैटिबिलिटी के कितनी स्टेट्स यानी कि जो पार्टी टू द ट्रीटी हैं वो उसको अपोज कर रही हैं या एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये दो क्राइटेरियाज को देखते हुए इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि ये जो रिजर्वेशन है ये कंपैटिबल है या नहीं है। ये परमिसिबिलिटी स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है। जबकि ऑपोजिबिलिटी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अब कोई भी जो रिजर्वेशन है उस वक्त तक कंपैटिबल नहीं होगी जब जब तक वो आपके जो स्कॉजन्स और फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके कंट्रारी नहीं है। फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई भी रिजर्वेशन जो है वो जो स्कॉजन्स और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके कंट्रारी है तो वो आपकी कंपैटिबल नहीं हो सकती। फर्दर ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट किस तरह कर रही हैं, क्योंकि कौन सी स्टेट्स उसको एक्सेप्ट कर रही है, कौन सी स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स, मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपकी रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटीज के बारे में। अब जो आपका मॉडर्न अगर हम इरा देखें तो वहां पर हम जो अभी वियना कन्वेंशन ने भी जिन रूल्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है वो आपके जीनोसाइड केस के जो रूल्स हैं उनको उसने अंडर आर्टिकल 19 टू 21 ऑफ द 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज के अंदर ये चीज इनकॉर्पोरेट की गई है। तो जीनोसाइड केस के अंदर क्या अपहल्ड किया गया था? जीनोसाइड केस में यह अपहल्ड किया गया था कि व्हेन अ पार्टी टू अ ट्रीटी गिव्स रिजर्वेशंस व्हिच आर अपोज्ड बाय वन और मोर स्टेट्स, अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर वन और मोर स्टेट्स को अपोज करती है, अब the state making reservations shall remain if the reservations are compatible with the object and the purpose of the convention। अब जो स्टेट रिजर्वेशन कॉल कर रही है वो पार्टी रहेगी टू दी ट्रीटी अगर रिजर्वेशंस कंपैटिबल हैं विद ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द कन्वेंशन। अब कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? उसके जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 19 से 21 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटीज के अंदर क्लियरली मेंशन किए गए हैं। यही बात आपकी उसी के और वही आपकी कंपैटिबिलिटी का लिटमस टेस्ट है और यही वो क्राइटेरिया है जो कि जीनोसाइड केस में भी अपहेल्ड किया गया था और वही चीज आपकी 1969 वियना कन्वेंशन उन लॉ ऑफ ट्रीटीज के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। तो बेसिकली इस चीज को अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो वो यही है कि जब दो से या दो से ज्यादा आपकी जो स्टेट्स हैं वो ट्रीटी कर रही हैं तो किसी एक स्टेट को अगर किसी एक प्रोविजन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको कोई उस प्रोविजन की को मॉडिफाई करना है या उसको चेंज करना है तो वो उसके ऊपर रिजर्वेशन दे सकती है। अब रिजर्वेशन देने के बाद उसकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाएगी रिजर्वेशन की। अगर तो उसकी कंपैटिबिलिटी है और बाकी अगर तो एक्सेप्ट कर लिया, पहला सिनेरियो तो ये है कि बाकी सारी की सारी स्टेट्स उसकी रिजर्वेशंस को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी और कंपैटिबिलिटी देखने के बाद अगर जो अगर तो वो कंपैटिबल है रिजर्वेशन तो वो जो स्टेट कॉल कर रही है रिजर्वेशन वो पार्टी टू द ट्रीटी रहेगी। अगर कंपैटिबल नहीं है तो वो पार्टी टू द ट्रीटी नहीं रहेगी या फिर वो रिजर्वेशंस को वापस ले लेगी, वो रिजर्वेशन को कॉल दोबारा नहीं करेगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।